अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने कहा था कि गलती मैं भाव से आती है। तो और इसके साथ ही अक्सर हम अपने आप को ये तर्क देते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, ये मैं नहीं थी। तो ये मैं भाव क्या है और गलती किसको कहा जा रहा है तब? मजे मारने के बाद सजा से बचने का उपाय है ये सब कुछ। बस मैं वो हूं जो उपस्थित रहता है जब मजे हो रहे होते हैं। मैं कौन है ना, मैं वो है जो बिल्कुल मौजूद है जब भोग का क्षण है, जब मजे मारे जा रहे हैं तो बाकायदा मौजूद है। और मैं वो है जो इंसाफ के क्षण में एकदम नदारद है, लापता, उसको मैं बोलते हैं। उसका एक ही काम है, मजे मारना और कीमत चुकाने से बचना। कीमत चुकाने को ही इंसाफ कहते हैं ना। तो ये मैं की एक वैकल्पिक परिभाषा हो गई। कभी कोई बोलता है मैंने गलती से मजे मार लिए, ऐसा होता है क्या? या कभी ऐसा होता है कि बोलते हो अरे मजे मारने का क्षण था, गलती से मिस हो गया? होता है क्या? पर खरीदारी करने के बाद पैसे देना गलती से हम जरूर भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। कभी ऐसा होता है खाना मंगा लिया और गलती से खाना खाना भूल गए? होता है क्या? बैठे रहे फिर उठ के चल दिए, तो पीछे से वेटर आया, बोला सर आपका खाना। अरे मैं भूल गया, गलती से खाना खाना भूल गया। ऐसा होता है। मैं ऐसा है, भोग के लिए लालायित, भोगने के क्षण में सदा उपस्थित। और मूल्य चुकाने के क्षण में मैं तो था ही नहीं, वो तो वैसे ही संयोग हो गया, दुर्घटना हो गई, मैंने नहीं किया, हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने नहीं किया। उस आदमी के जीवन में क्रांति हो गई जिसके जीवन से गलती शब्द मिट गया, जो अपने व्याकरण से इस शब्द को ही मिटा दे कि मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा इसका। और मैं बहुत नहीं जानता, न गीता समझ पा रहा हूँ, न उपनिषद समझ पा रहा हूँ, पर एक काम करता हूँ, अब कभी नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ गलती से कर दिया। मैंने करा, और अगर मैंने करा तो मेरे भीतर की ही कोई राक्षसी वृत्ति है जिसने करवाया। इंसान हूँ, वयस्क हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने करा, मुंह नहीं चुराऊंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा। भले ही मुझे ही भीतर से तर्क उठ रहा हो कि ये तो धीर हो गया, संयोग से हो गया, गलती हो गई, वाकई गलती हो गई, जेन्युइन मिस्टेक है, कहते हैं ना जेन्युइन मिस्टेक है, भले ही भीतर से तर्क उठ रहा हो, पर मैं मानूंगा ही नहीं। मैं तो बस एक बात बोलूंगा, अगर मैं इसमें संलिप्त था तो जिम्मेदारी मेरी है। बोलूंगा ही नहीं कि मिस्टेक है। मैं नहीं कहूंगा हुआ, मैं कहूंगा किया, मैंने किया। क्योंकि निष्काम कर्मी होगी तो मैं हूं नहीं, क्यों मैं कह दूं कि मैं तो बस करता हूं, परिणाम की जिम्मेदारी तो राम की है। मैं तो जब भी कुछ करता हूं तो परिणाम पर ही नजर रख के करता हूं, तो परिणामों की सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका परिणाम बुरा आया, आई ओन अप,
मैंने किया। दुर्घटनावश नहीं हो गया, संयोगवश नहीं हो गया, मैंने किया। एक काम था जो मुझे करना था, और वो काम अपने परिणाम अब लेकर के सामने आया है, बिल्कुल सामने आ गया है। कुछ आंकड़े हैं जो सामने आ गए हैं। किसी काम की 20 इकाइयां आपको पूरी करनी थी, 20 यूनिट्स, आपने पूरी करी हैं 7। आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। बहुत आगे तक जाओगी, अपनी भाषा में से शब्द हटा दो, क्या? गलती। और आगे जाना हो तो एक और शब्द, मजबूरी। ना कुछ गलती से होता है, ना कहीं मजबूर हो तुम। जो भीतर बैठा हुआ है ना जानवर, वो ही है जो सब कुछ करता है। और मान लो कि वो कर रहा है, मत कहो कि संयोग है, तो उस जानवर से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो जानवर तुम्हारे साथ खेल खेलते ही रहेगा। एक और प्रश्न है आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे अपनी गलती देख भी ली है तो उसको देखने के प्रति बहुत विरोध उठता है, और कोई सामने वाला, तब ऐसा लगता है कोई सामने वाला ही बता दे, लेकिन खुद नहीं देखना चाहते हैं, तो ये विरोध कम कैसे होगा? कम नहीं करो, ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना ही मत करो कि ये विरोध कम हो जाए। तुम कहो जितना भी विरोध है उसके बावजूद मैं करती रहूं, और करके देखो, आनंद उसी में है। ये मैं बात काव्यात्मक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल यथार्थ है। अपने अनुभव से कह रहा हूं। जिगर किसको कहते हैं, जीना किसको कहते हैं, जान किसको कहते हैं, ताकत किसको कहते हैं, ये सिर्फ तब पता चलता है जब सामने ज़बरदस्त चुनौती हो, जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें बिल्कुल रौंद डालेगी, और तुम खड़े रहो उसके सामने। मोनिका सेलेस टेनिस प्लेयर हुआ करती थी एक, तुम बच्चे रहे होगे उस वक्त, तुम बच्चे थे, तुम नहीं जानते। और भी हैं, आज भी हैं टेनिस प्लेयर्स हैं, उनको देखो, जब वो हिट करते हैं बॉल को तो उनके ग्रंट निकलता है। ग्रंट समझते हो? कैसी आवाज़? जानते हो वो कितना मुश्किल शॉट है जो मारा है उन्होंने? बहुत आसान था कह देना कि इसको तो मार ही नहीं सकता, छोड़ दो ना। जान निकल गई है उसको मारने में, इसलिए गले से आवाज़ आ जाती है। उसी में आनंद है। आनंद और किसी चीज़ का नाम है ही नहीं। प्राण अगर निकल ना रहे हो तो आनंद आ ही नहीं सकता। आनंद ऊंची चीज़ है, और हर ऊंची चीज़ कीमती होती है ना। वो क्या कीमत मांगती है? वो प्राण की कीमत मांगती है। अगर इतना मुश्किल नहीं है, और 4-4 5-5 सेट के होते हैं, 4-4 घंटे खेलते हैं ये लोग, और एक दूसरे को कहाँ कहाँ नहीं दौड़ा रहे होते, उस कोने में उस कोने में। 150 मील की गति से तो सर्विस हो रही होती है। और वो कोई जानबूझ के आप आवाज़ नहीं निकालते हो, आपको पता है, आवाज़ वो निकल जाती है, क्योंकि प्राण जैसे निकल रहे हैं ना, वैसे आवाज़ निकल जाती है। वो हुंकार है, उसी हुंकार में आनंद है। ये एक तबीयत की बात होती है, ये एक निर्णय होता है, ये एक व्यक्तित्व का प्रकार बन जाता है, पर्सनैलिटी टाइप, दृष्टि, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, कि हम वो हैं जो और सख्त हो जाते हैं जब पत्थर से टकराते हैं। सामने हवा हो, घास हो, खरगोश के बाल हो, तो हम नर्म रह सकते हैं फिर भी। कोई मुलायम फूल हाथों में है, कोई छोटा बच्चा हाथों में है,
हम नर्म रह सकते हैं शायद फिर भी, लेकिन जब आंधी से टकराएंगे, पत्थर खाते हैं, तो हम और सख्त हो जाते हैं। कोई साधारण स्थिति हो जीवन की, उसमें तो हम झुक भी लेते हैं, आसानी से झुक लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे छोटे बच्चे के आगे झुक नहीं लेता आदमी, वो आके आपको 2-4 घूंसे उसे ही मार देता है, आप उसको पलट के थोड़ी, वो आपको मार रहा है तो ठीक है मार ले, क्या हो गया। लेकिन जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो फिर तो हम हुंकार ही जवाब होता है। ये करके देखो, ये करा नहीं है क्योंकि इसका हमें अभ्यास कराया नहीं जाता बचपन से। हमें कुछ इस तरह की नीति पढ़ाई जाती है कि जब चुनौती ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको बाईपास कर दो, कोई युक्ति लगा करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। नहीं, हेड ऑन कोलिजन चाहिए। क्या चाहिए? हेड ऑन कोलिजन। सीधे जाके भिड़ना सीखो, टूटना सीखो, चोट खाओगे, खत्म नहीं हो जाओगे। और अगर खत्म भी होना है तो खत्म होने का इससे ज्यादा शानदार तरीका नहीं हो सकता। ये डरी हुई शक्ल लेकर के तुम 80 साल 100 साल जी भी लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे अच्छा ये नहीं है कि एक तेज के साथ और शान के साथ एक नूर हो, एक आभा हो, एक रौब हो, उसके साथ 30-40 साल ही जी लो। बेहतर नहीं है क्या? और यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जान जा रही हो या कोई आ रहा है वो तुम्हारा खून निकाल देगा। तो समझाने के लिए एक अतिशयोक्ति कर रहा हूं। बट डोंट केव इन, डोंट नील डाउन जस्ट टू इजीली। मुस्कुराया करो जब जब दिखाई देना कि अब तो सामने जो खड़ा है वो बहुत बड़ा है, तब कहा करो अब आएगा ना मजा भिड़ू। अपने से छोटों से, अपने से बराबरी वाले से टकरा करके क्या मिलना था? और जो सामने खड़ा है, डेविड वर्सेस गोलियात हो रहा है। अब एक इत्तू सा और एक कितना बड़ा, वो बहुत बड़ा। अब आएगा ना मजा भिड़ो। बराबर वालों से पंगे लेके क्या मिलता है? जैसे एक लस्टफुलनेस है ये, जैसे आनंद ही इसी में आना हो। टूटने में ही आनंद मिल रहा है। और ये एक कल्टीवेट करने की चीज़ है, ये दिन ब दिन अभ्यास से सीखनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों में कह दो अभी क्या है, सर दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर रहा। इसीलिए कहा गया था प्राण जाए पर वचन न जाए। वहाँ पर वचन से मतलब यही नहीं जो दूसरे को वचन दे दिया। हम सबसे ज़्यादा वचन तो अपने आप को देते हैं ना। उदाहरण के लिए आज नहाना है और वो 1-1 घंटा करके बात टलती रहती है। अभी अच्छा ठीक है 1 बजे नहा लेंगे, 2 बजे नहा, 3, अब तो 3 बज गए, बहुत लेट हो गया, अब नहीं नहाएंगे। वचन दे दिया तो करो, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी को बोल दिया है कि ये करेंगे तो करेंगे, और वो करने में खुद से टकराना पड़ता है। अभ्यास करो इसका, रोज रोज अभ्यास करो, फिर टकराने में मजा आने लगेगा। और दूसरी तरह का भी अभ्यास हो सकता है विपरीत, जहां तुम कतराने का अभ्यास कर लो, मुंह छुपाने का अभ्यास कर लो, कट लेने का अभ्यास कर लो कि सामने थोड़ी सी तकलीफ आई नहीं, क्या किया, पतली गली से निकल लिए। और अगर तुम पतली गली से निकलने का अभ्यास कर लोगी तो कोई तुमको बोलने नहीं आएगा ये गलत जिंदगी जी रही हो। करोड़ों लोग वैसे ही जीते हैं,
डरी हुई बेईमान जिंदगी, खस्ता हाल, बेरौनक, सब ऐसे ही जीते हैं। तो कोई नहीं कहने आएगा कि ये अपराधिनी पिशाचिनी, कोई नहीं आएगा ऐसे कहने तुम्हें, क्योंकि तुम बहुमत में होगी, सब तुम्हारे ही जैसे होंगे। कौन तुम पे उंगली उठाएगा? बल्कि वो तुम्हें और स्वीकार करेंगे, कहेंगे हमारी जैसी, आ जा बेटी, आ जा, यहां बैठ। बस जिंदगी खराब चली जाएगी जैसे उन सब की जाती है। तो ये भी एक बहुत उम्दा बात इसमें से निकल रही है। बहुमत के विरुद्ध जीने की आदत ही डाल लो हर छोटी बात में जिंदगी में। जो काम सब कर रहे हो, अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण दे दो, इंटरनल ट्रेनिंग, कि अगर कोई ऐसा काम है जिसको सब कर रहे हैं तो अपने आप को कहो गलत ही होगा। 99% संभावना यही है कि गलत ही काम होगा, गलत ही होगा, नहीं तो सब कैसे कर रहे होते। सबके जैसा सोचना नहीं, सबके जैसा खाना पीना नहीं, सबके जैसा जीना नहीं। तभी होगा ऐसा कि सबके जैसा अंजाम नहीं तो जो सबका अंजाम है तुम्हारा अंजाम है। दूसरों को अपना मापदंड कभी बनाओ ही मत, खासतौर पे ये जो साधारण लोग होते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बरसाती कीड़े हैं। प्रकृति ने पैदा कर दिया है, 2 दिन प्रकृति की ही व्यवस्था में जिएंगे और तीसरे दिन प्रकृति की ही मिट्टी में गर्क हो जाएंगे। तुम इन्हें अपना आदर्श, अपना उदाहरण बनाना चाहती हो क्या? इसी को तुम बोलना चाहती हो द नॉर्मल कॉमन मेन स्ट्रीम लाइफ? रिजेक्ट एवरीथिंग दैट इज मेन स्ट्रीम. At least 99% of that. Maybe there is 1% something there that you can agree to. Just 1%. But most of it reject just by the fact that it is mainstream. Had it been of any worth, why would it have been mainstream at all? अगर चीज़ अच्छी होती तो ये इतने सारे मूर्ख उसको कैसे उसका पालन कर रहे होते? दिस इज एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल है ना ये, बार बार मैं बोलता हूँ. कुरुक्षेत्र में कितने खड़े हैं? कम से कम हज़ारों, कम से कम हज़ारों. एक के लिए थी ये, एक के लिए. मासेस के लिए तो नहीं थी ना, या थी? तो तुम्हें मासेस के साथ ही रहना है तो इनको तुम फिर क्यों परेशान कर रहे हो? हैव द हार्ट, हैव द गट्स to live an abnormal life and roar with contempt, yes, I am abnormal, I'm not one of you. Excellence is uncommon, excellence is abnormal. Mediocrity is common and normal.